Hello dear student, welcome back. I am Muslim Aslam. This is a lecture of programming for problem solving. In this tutorial we are going to discuss writing and executing the first C program. So student, previous lecture में आपने देखा था सोर्स कोड. आई होप आपको सोर्स कोड अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो आज हम देखेंगे फर्स्ट सी प्रोग्राम. तो फर्स्ट सी प्रोग्राम क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे. बेसिक प्रोग्रामिंग है. अब इसमें हम सी का एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे जिसकी हेल्प से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग को सीखते हैं, इससे आपको ईजिली समझ में आएगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. हमारा एम क्या है, हमें 2 नंबर को ऐड करना है. ये देखिए आपने क्या किया है, 2 नंबर को ऐड किया है. सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपने लिया है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है. तो ये आपके क्या है, 2 नंबर आपने लिए हैं. सपोज हमने इसको ऊपर देखिए यहाँ पे दिखाया है मैंने, ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20 ले रखा है. ठीक है. तो आप सपोज कुछ भी ले लीजिए. मैंने यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिखाया है. मैंने यहाँ 2 और 3 आपके कुछ भी नंबर ले लिए हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है. तो अगर इन 2 नंबर को हम ऐड करेंगे तो क्या चाहेंगे, एक तीसरा नंबर भी हमें मिले, तीसरे नंबर में उसका रिजल्ट आ जाए. तो हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी. तो हमने 2 वेरिएबल लिए, ए बी, जो कि 2 नंबर को ऐड करने के लिए लिए. तो ये देखिए यहाँ लिए ए बी, और हमें तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी जो कि सी, जिसमें हमारा रिजल्ट आ जाए. यानी कि 2 + 3 होके ऐड 5 आ जाए, तो वो किस में आएगा, सी में आएगा. ठीक है. तो हमने सी लिया. हमें तीसरे वेरिएबल की भी ज़रूरत पड़ी, तो हमने इंटीजर में क्या लिया, ए बी सी. तो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है. जैसे कि मैंने डिक्लेयर का साइन दिखाया आपको, ये कमेंट करके लिखना पड़ता है डिक्लेरेशन. ठीक है. डिक्लेयर करना पड़ता है कि कितने वेरिएबल की ज़रूरत है. तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं ए बी सी. हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं, ए बी सी. अब ये इंटीजर क्या चीज़ है, अब एडिशन भी बहुत सारी चीज़ों पर परफॉर्म हो सकता है. ये होल नंबर 2 और 3 हमने लिए हैं. ये हो सकता है हम पॉइंट्स वाले नंबर पर काम करते, या हो सकता है हम साइन वाले नंबर पर काम करते. तो क्या होता, तो उनमें से एक होता है इंटीजर. तो इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का यूज़ होल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है. अगर आप पॉइंट्स वाले नंबर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसकी जगह पे आप क्या लेते, फ्लोट लेते. जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया, आप उसकी जगह पे क्या लेते, फ्लोट लेते, अगर ये पॉइंट वाले नंबर का यूज़ करते. ठीक है. तो हमने यहाँ पे इंटीजर लिया क्योंकि हमने होल नंबर का यूज़ किया. यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 10 ली और बी की वैल्यू 20 ली है. ठीक है. तो जो हमारा तीसरा रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, सी में आएगा. 10 + 20 30 आएगा. ठीक है. तो हमने इसलिए यहाँ पर इंटीजर का यूज़ किया है. तो इस डिक्लेरेशन में इंट क्या है, डेटा टाइप है, और ये क्या 3 इंटीजर्स का यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में. तो क्या होगा कि टाइप डिक्लेरेशन हो जाएगा. जैसे कि हम इनको डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है कि इनको मेमोरी मिल जाती है. ए को भी मेमोरी मिल गई आपकी, जैसे आपने डिक्लेयर किया, ए को मेमोरी मिल गई, बी को मिल गई, और सी को मेमोरी मिल जाएगी. तो अब कितनी बाइट्स मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, वो हम आगे देखेंगे. तो इन तीनों को मेमोरी मिल गई है. अब ये लाइंस आपकी क्लियर हो गई. तो हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में सबसे पहले अब देखते हैं, ऊपर आप देखिए स्टार्टिंग में आपका लिखा है ये वॉइड मेन. ठीक है. वॉइड मेन पे जाइए, लिखा है वॉइड मेन. तो हमने ये क्या ले रखा है, वॉइड मेन. अब हर एक सी के किसी भी प्रोग्राम में ये जो फंक्शन है, ये क्या होता है, फंक्शन बहुत ज़रूरी फंक्शन है. तो मेन होता है, ये बहुत मेन होता है. तो जो ये मेन फंक्शन होता है बाकी सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है. तो ये मेन फंक्शन है, स्टार्टिंग हमेशा यहीं से होती है. मेन के साथ जो ये लगे होते हैं, आपको ये दिख रहे हैं, ये जो लगे होते हैं वो पैरेंथेसिस होते हैं. अब ये क्यों लगाए गए हैं, आगे आपका धीरे धीरे आप इसको समझेंगे, देखेंगे. तो अब इसको समझ लेते हैं. तो और जो ये वॉइड है वो रिटर्न टाइप है. अब कुछ फंक्शन कुछ रिटर्न करते हैं और कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं. ये मेन फंक्शन यहाँ कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है. तो यहाँ पर हमने वॉइड लगाया है, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, अपने काम करेगा, किसी को कुछ रिटर्न नहीं करेगा. तो ये वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है, जो कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया. आपका वॉइड रिटर्न टाइप है. किसी भी फंक्शन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इस कर्ली ब्रैकेट से आपकी होती है. ये जो स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है आपको, यहाँ से होती है. और एंडिंग होती है वो आपकी क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से होती है. ठीक है. मतलब मेन हमारा फंक्शन है जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा. यहाँ प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई और यहाँ पर एंडिंग हो गई. बीच में जो भी आपका, ये यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई, यहाँ पर आपकी एंडिंग होगी. बीच में जो भी है आपका वो क्या है, बॉडी है.
तो बॉडी मतलब ये वाला काम करने वाला है। इसके बाद हमने क्या किया है, बिल्ट इन मतलब जो बने बनाए या रेडीमेड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर किन रेडीमेड फंक्शन का यूज़ किया है। फर्स्ट तो ये है आपका क्लियर स्क्रीन जो आपकी दिख रही है, जो है CLR SCR। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपका रेडीमेड फंक्शन है क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन का क्या है, ये CLR SCR जो स्क्रीन को क्लियर करते हैं। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा एक और रेडीमेड बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ किया जाए printf। इसका क्या काम होता है, जो देखिए इधर आपका printf, इसका क्या काम होता है, डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं इसके अंदर वो हमारी स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका है बिल्ट इन फंक्शन गेटएच, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, गेटएच आता है कुछ कुछ कंपाइलर या कुछ कुछ एडिटर में इसकी ज़रूरत पड़ती है और कुछ कुछ में इसकी नहीं पड़ती है। तो गेटएच क्या करते हैं, आउटपुट स्क्रीन को तब तक रोके कर रखते हैं जब तक हमें कोई की प्रेस ना कर दें। जैसे जब तक हमारा आउटपुट स्क्रीन पे दिखता है, अगर हम कोई भी की प्रेस कर देंगे तो हमारा आउटपुट चला जाएगा। ठीक है, तो वो तब तक रोके रखते हैं जब तक हम कोई भी की प्रेस ना कर दें। मतलब गेटएच किसी भी कैरेक्टर का वेट करता है, तब तक उस आउटपुट स्क्रीन को रोके रखता है। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे उससे क्लियर होगा। तो हमने ये 3 बिल्ट इन रेडीमेड फंक्शन यूज़ किए हैं। अब ये फंक्शन कैसे काम करेंगे, वो कहाँ पर डिफाइन रहता है, हेडर्स फाइल में। तो हेडर फाइल्स क्या है आपकी, ये ऊपर दिख रही हैं, ये आपकी हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, तो हेडर फाइल्स क्या होती हैं, कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। जो आपकी हेडर फाइल्स होती हैं उनको कहते हैं कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। अब ये printf कैसे काम करेगा, ये स्टूडियो देखिए आपका, ये स्टूडियो stdio है .h। तो आपका स्टूडियो, इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो printf कैसे काम करेगा, इस स्टूडियो का पता है। तो हेडर फाइल्स के अंदर printf की डेफिनेशन दी गई है। तो जो printf है उसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, हेडर फाइल के अंदर दी गई है। तो printf कैसे काम करेगा, तो ज़रूरी है कि हम इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। तो हमने क्या किया है, इस stdio का यूज़ किया है, इसको बोलते हैं stdio.h। तो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। इस पर प्रोसेस की हेल्प से आपको ये आपके जो सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स बोलते हैं, जो ये लगे हैं साइड में, स्टूडियो जिसके अंदर रखा गया, इनको सिंटैक्स बोलते हैं। तो printf कैसे काम करता है, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है stdio को। अगर जब तक हम stdio इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा printf काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंक्लूड conio.h। अब ये क्लियर स्क्रीन जो है CLR SCR कैसे काम करेगा, ये किसी को पता नहीं है। ये किसको पता है, conio.h को, मींस कंसोल इनपुट आउटपुट को। तो इससे पता है कि किस क्लियर स्क्रीन कैसे काम करेगी। तो इसके लिए क्या पॉसिबल है कि हम अपने प्रोग्राम को conio.h को इंक्लूड करें। तो इन दोनों को लाइंस का क्या मतलब है, हेडर्स फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करें ताकि हमारी बिल्ट इन फंक्शन काम कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे रन होगा। तो स्टार्टिंग CLR SCR से है। अगर हमने आउटपुट की जो भी स्क्रीन है पहले से उस पर कुछ होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारा आउटपुट स्क्रीन पे जब भी आता है तो उस पर जो भी कुछ पहले से होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आपका CLR SCR की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जो आपका इंट है ABC, जो इसकी बात कर रही हूँ मैं, जो आपका ये इंट है ABC, जैसे ही ये स्टेटमेंट रन होगा तो इन तीनों को मेमोरी मिल जाएगी। फिर C जो आपका फिर C = A + B है, यानी कि A की वैल्यू आपको 10 दी और B की 20। तो इसके लिए मतलब C की वैल्यू 10 + 20 = 30 हो जाएगी। तो हमने इस printf करना, हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, यानी कि प्रिंट करना है। अब printf को जैसे ही %d, ये आप देख रहे हैं %d मिलेगा, मतलब समझ जाएगा कि किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होने जा रही है। तो सीधा इस डबल कोट से वो बाहर मतलब चला जाएगा और देखेगा कि कौन सा वेरिएबल है। तो यहाँ पर उसे मिलेगा C, यानी कि वेरिएबल से बाहर चला जाएगा, उससे मिलेगा क्या, मिलेगा उसे C। कौन सी वैल्यू प्रिंट होने जा रही है, C। तो C मिलेगा। तो % ने प्रिंट करने के लिए क्या किया, प्रिंट करेगा C की वैल्यू, उसको C की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 30 मिल जाएगी। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो गेटएच का क्या मतलब है, ये तो समझ में आ गया कि ये पूरा काम अंदर हुआ। अब गेटएच का क्या मतलब है, आउटपुट आपका क्या होता है कि आपने आने के बाद भी स्क्रीन एज इट इज़ वैसी ही रहेगी, जैसे कि आप कोई और की
उन जब तक यूज़ नहीं करोगे आउटपुट स्क्रीन चली जाए। अगर जैसे ही आपने क्या होगा कि आपकी आउटपुट स्क्रीन है, मान लिया ऐसे कोई आपकी आउटपुट स्क्रीन है, ये जब तक आपको जैसे मतलब 30 है, ये जब तक शो करेगा जब तक आप कोई और की प्रेस नहीं कर दोगे। अगर जब तक आपने कोई की प्रेस नहीं करी है तब तक ये रोके रखेगा, और जैसे ही आपने कोई की प्रेस कर दी गेट एज, वैसे ही क्या कर देगा, उसको क्लीन कर देगा, मतलब हटा देगा। तो आई होप आपको ये सी की फर्स्ट प्रोग्रामिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कैसे कैसे क्या क्या मतलब है इनके। ये आपका क्या होता है, ये आपका हेडर फाइल्स होती हैं जिसमें ये प्री डिफाइंड फंक्शंस लगे होते हैं आपके, ठीक है। जो ये प्री डिफाइंड्स हैं जिनको इससे क्या ये प्री डिफाइंड्स होते हैं। और स्टूडियो डॉट एच का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कोनियो डॉट एच का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट होता है, वॉइड मेन आपका मेन फंक्शन होता है जो कि वॉइड रिटर्न टाइप होता है। ये क्लियर स्क्रीन के लिए लगाया जाता है, जो कि हमारा किसको पता होता है, कोनियो को पता होता है। इंटीजर में आप वैल्यू देते हैं, वो भी आपकी होल नंबर होते हैं, तब आप इंट का यूज़ करते हैं। तो आपने जो प्रिंट किया है, जब प्रिंटएफ किसका प्रिंटएफ हेडर फाइल्स की किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्टूडियो डॉट एच की ज़रूरत पड़ती है, यही हमें बताता है, ठीक है। और गेट एच हमारी आउटपुट स्क्रीन को तब तक रोके रखता है जब तक हमें कोई की और प्रेस ना कर दें स्क्रीन पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट सी प्रोग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।